नमस्ते, मैं डॉक्टर वंदना हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट एम फाइन। इस वीडियो में हम जेनिटल हर्पीस के बारे में हमारे मरीजों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके कारण, लक्षण, निदान और उपचार के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देख लें। चलिए शुरू करते हैं। जेनिटल हर्पीस होने पर सबको एक जैसा अनुभव नहीं होता। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें ये वायरस है, क्योंकि उनमें इसके कोई लक्षण नहीं होते। कुछ लोगों में सिर्फ एक बार समस्या होती है और बाकी लोगों में ये दिक्कत बहुत ही कम होती है। हाँ, ट्रांसमिशन रोकने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कॉन्डम से जोखिम कम होता है, लेकिन 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है। बिना कॉन्डम के सेक्स करने से या अगर आपके साथी को पहले से ये बीमारी है तो जेनिटल हर्पीस होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। यह वायरस शरीर के बाहर जल्दी मर जाता है, इसलिए इस तरह से फैलना लगभग नामुमकिन है। इस बारे में बताने के लिए सही समय और जगह का ध्यान रखें, फिर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्हें ये बात बताएं। हो सकता है लोगों ने जेनिटल हर्पीस के बारे में कई गलत बातें सुनी हो जो उन्हें डरा सकती हैं। समझिए कि हर किसी की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। उन्हें जानकारी को समझने के लिए समय दें। डिफेंसिव होने से बचें। अगर वो खुद इसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो उन्हें ऐसा करने दें। टेस्ट करने की सलाह ज़रूर दें, क्योंकि अगर पार्टनर को जेनिटल हर्पीस है तो खुद की जांच कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह बात अपने पार्टनर को ज़रूर बताएं कि आपको जेनिटल हर्पीस है। इससे आपके रिश्ते में विश्वास बनेगा, सेहत का ख्याल रहेगा और बीमारी फैलने का खतरा भी कम होगा। अगर आपने इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया तो मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। अगर महिला को गर्भावस्था से पहले या शुरू में ही जेनिटल हर्पीस हो चुका है तो संक्रमण का खतरा बहुत कम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तब तक उसके इम्यून सिस्टम ने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली होती हैं। ये एंटीबॉडीज माँ से बच्चे में पहुंच जाती हैं और बच्चे को एक हद तक सुरक्षित रखती हैं। हर्पीस का संक्रमण नवजात बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, पर ऐसा होने की संभावना कम होती है। अगर किसी महिला को गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में जेनिटल हर्पीस हो जाता है तो 30 से 50% तक ये वायरस बच्चे तक पहुंच सकता है। इसलिए आखिरी 3 महीने में संक्रमण होने पर अक्सर बच्चे की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की जाती है। जेनिटल हर्पीस का अभी तक कोई पूरा इलाज नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन पर रिसर्च की जा रही है। जेनिटल हर्पीस की दवाइयां लेने से बीमारी के फैलने का खतरा कम हो जाता है। जी हाँ, जेनिटल हर्पीस होने पर HIV जैसे अन्य यौन संचारित संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। बीमारी, तनाव, धूप और थकान की वजह से जेनिटल हर्पीस के दौरे बार बार हो सकते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी जेनिटल हर्पीस का प्रकोप हो सकता है। HSV-1 आम तौर पर मुंह के हर्पीस का कारण बनता है, जबकि HSV-2 जेनिटल हर्पीस के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन ओरल सेक्स की वजह से मुंह का HSV-1 जेनिटल इलाकों में जा सकता है और वहां जेनिटल हर्पीस का कारण बन सकता है, और जेनिटल का HSV-2 भी मुंह में हर्पीस का कारण बन सकता है। अगर आपको जेनिटल हर्पीस के साथ HIV भी है तो आपको सप्रेशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका मतलब है कि बार बार होने वाले घावों को रोकने के लिए रोज़ाना एंटीवायरल दवा लेना।
जेंटल हर्पीस का संक्रमण बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी हो सकता है। जब बच्चों में ऐसा होता है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि संक्रमण कैसे हुआ। हो सकता है परिवार के किसी सदस्य जिनके होंठ पर छाले हों या जिनके हाथ में फोड़े हों, उनसे ये बीमारी फैली हो। मिसाल के लिए, अगर किसी बड़े बच्चे के मुंह पर छाले हों और उसने 1 साल से छोटे बच्चे को बहुत चूमा हो, तो छोटे बच्चे को भी जेंटल हर्पीस हो सकता है। अगर जेंटल हर्पीस का कोई साफ कारण नहीं मिल रहा है तो ये सोचना चाहिए कि कहीं ये यौन संबंधों के दौरान तो नहीं फैला। इस बात की पुष्टि के लिए HSV PCR टेस्ट कराना होगा, जिसमें हर्पीस वायरस का प्रकार भी पता चल जाएगा। HSV1 मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये यौन संपर्क से नहीं हुआ है, लेकिन यौन शोषण की संभावना नहीं है तो संक्रमण के दूसरे कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। जेंटल एरिया में HSV2 होने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि व्यक्ति ने यौन संबंध बनाए हैं, लेकिन इस स्थिति में यौन शोषण की संभावना पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी थी। देखने के लिए धन्यवाद।